हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अब तक एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में दो थ्योरीज डिस्कस कर ली हैं। वन इज क्लासिकल इवोल्यूशन एंड अनदर वन इज हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डिफ्यूजनिज्म। डिफ्यूजनिज्म को हम समझ सकते हैं इसकी डेफिनेशन से। डिफ्यूजनिज्म को डिफाइन करा जा सकता है एज द स्प्रेड ऑफ कल्चरल आइटम फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन टू अनदर प्लेस। मान लीजिए कोई प्लेस ऑफ किसी कल्चरल ट्रेड का प्लेस ऑफ ओरिजिन ए है, तो उस कल्चरल ट्रेड सी, मान लीजिए कल्चरल ट्रेट सी है, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड होता है। इसी को बोला जाता है डिफ्यूजनिज्म। तो ये इसी तरह से जो डिफ्यूजनिस्ट स्कूल है वो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को भी क्रिटिसाइज करता है। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड हमने देखा था कि ह्यूमन माइंड इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन सिमिलर होता है। इसी वजह से जो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस का कल्चर होता है वो भी सिमिलर होता है। लेकिन डिफ्यूजनिस्ट स्कूल कहता है कि ऐसा नहीं होता। जो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन का कल्चर सिमिलर होता है उसका रीजन होता है एक जियोग्राफिकल लोकेशन से जो कल्चर है वो ओरिजिनेट हुआ और वहां से वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में स्प्रेड हुआ, इस वजह से ऐसा होता है। तो डिफ्यूजनिस्ट स्कूल इस तरह से साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को क्रिटिसाइज करता है। फिर नेक्स्ट इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो इसकी रीजंस को भी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि डिस्क्रीट जो कल्चरल ट्रेट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं थ्रू इंटीग्रेशन। अगर दो जियोग्राफिकल लोकेशंस का मर्जर हुआ है तो किसी एक जियोग्राफिकल लोकेशन का जो कल्चर है वो नए फॉर्म्ड जो जियोग्राफिकल लोकेशन होगी, सॉरी जियोग्राफिकल एरिया होगा, रीजन होगा, वहां पे प्रिवेल करेगा। तो ऐसे डिसइंटीग्रेशन हो गया, सॉरी डिफ्यूजन हो गया। ट्रेड की वजह से भी ए टू बी मान लो ट्रेड हो रहा है तो ए टू बी पर्सनस भी मूव करेंगे, वो अपना कल्चर भी कैरी करेंगे और इस वजह से कल्चर का डिफ्यूजन होगा। वॉर में भी रिफ्यूजीज वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव ऑन करते हैं और वो अपना कल्चर कैरी करते हैं और अदर कॉन्टैक्ट की वजह से भी कल्चर का डिफ्यूजन हो सकता है। फिर जैसे ये हमने देख ही लिया कि ये एंटी इवोल्यूशनिस्ट स्कूल था, इवोल्यूशन के कंसेप्ट को ये क्रिटिसाइज करता था। ये साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के कंसेप्ट को भी क्रिटिसाइज करता था, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर नेक्स्ट ये कंसिडर करता है कि जो बेसिकली ह्यूमन माइंड है वो अनइन्वेंटिव नेचर है। अगर जैसे इन्वेंशंस करते हैं ह्यूमन बींग्स के, मान लीजिए डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज है ए बी सी डी, ये डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज है। अगर इनका ह्यूमन माइंड इन्वेंटिव होता तो यहाँ का कल्चर कुछ और होता, यहाँ का कल्चर कुछ और होता, यहाँ का कल्चर कुछ और होता, क्योंकि ह्यूमन माइंड ने अपने इन्वेंशंस के थ्रू अलग अलग कल्चर्स को डेवलप किया होता। तो ये कहते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है वो इतना इन्वेंटिव नहीं है, तभी तो यहाँ पे कोई कल्चर नहीं है, इनका कोई अपना कल्चर नहीं है, इनका कोई अपना कल्चर नहीं है। जो मेन किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जो ज़्यादा डेवलप्ड है वहाँ पे अपना कोई कल्चर डेवलप करा गया और वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में स्प्रेड आउट कर दिया गया, जिसको इन्होंने डिफ्यूजन कहा। तो इन्होंने ह्यूमन माइंड को अनइन्वेंटिव कंसिडर करा। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि कल्चरल ट्रेड जो है वो इस बात पे डिपेंड, उसका अडॉप्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना उस एरिया के लिए मीनिंगफुल है या यूजफुल है। मान लीजिए यहाँ का कोई कल्चर है, वो ए टू बी इस वजह से ही स्प्रेड होगा अगर बी के वो किसी काम का है, उनके लिए मीनिंगफुल है, उनके लिए यूजफुल है, तभी वो वहाँ पे स्प्रेड होगा। अब ये भी हो सकता है कि ये कल्चर जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में इनके पास ना जाए, इनको जिस टाइप के कल्चर की ज़रूरत है ये उस फॉर्म में ही उसको अडॉप्ट करें। तो नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि डिफ्यूजन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द कल्चरल ट्रेट नीड नॉट टू बी रिटेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिफ्यूजन। वो अपने अकॉर्डिंग उस जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहाँ के लोग उनको मॉडिफाई करके भी अडेप्ट कर सकते हैं। फिर जनरली ऐसा ही होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डेवलप्ड रीजन्स में से कल्चर का जो डिफ्यूजन है वो डेवलप्ड रीजन से अंडर डेवलप्ड रीजन में जनरली होता है। फिर डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन जो बोरोइंग ग्रुप है, मान लीजिए ए टू बी कल्चर डिफ्यूज होना है तो बी को यहाँ पे बोरिंग ग्रुप माना जाएगा, क्योंकि वो ए से कोई कल्चरल ट्रेट बोरो कर रहा है या अपने अंदर डिफ्यूज करवा रहा है। तो इसमें ऑब्वियसली बी में कुछ तो कल्चरल चेंजेस आएंगे अगर ए से वो अपने कुछ कल्चरल ट्रेड्स को लेगा। फिर इसमें कुछ बैरियर्स हो सकते हैं ए टू बी ट्रांसफर में। अगर कल्चरल ट्रेड्स में कुछ बैरियर्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अगर अच्छी नहीं है तो भी वो कल्चरल ट्रेड कैरी नहीं होगा। कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं है तो भी। एथनोसेंट्रिसिज्म, अगर मतलब बी के लोग ये मान के बैठे हैं कि हमारा कल्चर है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है तो वो किसी और रीजन के कल्चर को क्यों अडेप्ट करेंगे, तो ये होता है एथनोसेंट्रिसिज्म, मतलब अपने कल्चर को सुपीरियर मानना और दूसरे वाले को इन्फीरियर कंसिडर करना। ज्योग्राफी, मान लीजिए कोई आइलैंड लोकेशन है जहाँ पे कोई बाहर के रीजन से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, उनकी ज्योग्राफी ऐसी है कि बाहर के रीजन से उनका कोई आना जाना नहीं है, कोई उनसे ट्रेड नहीं करता, तो इस ऐसी ज्योग्राफी में भी कल्चरल ट्रेड का डिफ्यूजन मुश्किल हो जाता है। फिर नेक्स्ट, डिफ्यूजन तो बहुत से लोगों ने बताया है। अब डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, थिंकर्स थे, उन्होंने
इस डिफ्यूजन को भी अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करा है, उस बेसिस पे इसको 3 स्कूल्स में डिवाइड करा जा सकता है। वन इज ब्रिटिश, वन इज जर्मन एंड अनदर वन इज अमेरिकन। तो इन तीनों में डिफरेंट डिफरेंट जो थे वो थिंकर्स थे, उनको भी हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन से। ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन हेलियोसेंट्रिक डिफ्यूजन है। हेलियोसेंट्रिक डिफ्यूजन क्या होता है, मतलब किसी एक कल्चरल पॉइंट से डिफरेंट, जैसे मैंने आपको पहले वो जो डिफ्यूजन बताया था वो हीलियोसेंट्रिक टाइप था। एक ओरिजिन प्लेस था, ओरिजिनल प्लेस था, एक कल्चरल ट्रेट किसी एक प्लेस से ओरिजिनेट होगा और वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड आउट हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है हीलियोसेंट्रिक डिफ्यूजन। इन्होंने जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इजिप्ट को ये ओरिजिन पॉइंट माना कि इजिप्ट से जो था सारे कल्चर्स का, इजिप्ट में ओरिजिनेट हुआ कोई भी कल्चरल ट्रेट और वो बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफ्यूजनेट हो गया। फिर इसमें से अब थिंकर्स की बात करते हैं, स्पेसिफिकली किन किन थिंकर्स ने स्पेसिफिकली क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश स्कूल में आते हैं दैट इज जी.ई. स्मिथ। जी.ई. स्मिथ ने इजिप्ट को सबसे पहले कंसिडर करा था कि इजिप्ट ओरिजिनल पॉइंट है जहाँ से सारे कल्चरल ट्रेट का ओरिजिनेशन हुआ है और वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफ्यूज हो गया। इन्होंने एक ओरिजिनल मैन को बोला था नेचुरल मैन। नेचुरल मैन जो प्रिमिटिव मैन से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, जो एक नोमैडिक पीपल थे, जो डोमेस्टिकेटेड नहीं थे, जिनके पास हाउसिंग की फैसिलिटीज नहीं थी, जो सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे, उनको इन्होंने एक्सप्लेन करा था। इनके अकॉर्डिंग जो नाइल रिवर का जो रीजन होता था वहां पे नेचुरली बार्ले मिलती थी, इसको कॉमनली वाइल्ड बार्ले भी बोला जाता था। अब बार्ले यहाँ पे पहले से मिलती थी, तो जो हंटिंग गैदरिंग वाले लोग थे उनको उनको लगा कि खाने की चीज़ तो मिल रही है, तो वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट इस बार्ले की अवेलेबिलिटी की वजह से शुरू हो गया। ह्यूमन सेटलमेंट जब शुरू हो गया, ह्यूमन सेटलमेंट ने आगे फर्दर फिर से एग्रीकल्चर को और एनहेंस करा। एग्रीकल्चर और एनहेंस हुआ तो सरप्लस फूड, अब सरप्लस फूड इकट्ठा करने लगे। पहले तो जैसे हंटिंग गैदरिंग जो पीपल करते थे वो सिर्फ अपने खाने के बारे में सोचते थे, अब फिर उन्होंने एग्रीकल्चर पे शिफ्ट करा। एग्रीकल्चर पे शिफ्ट करके तो भी इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते थे जिसमें उनके खुद के खाने की पूर्ति होती थी। धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर ग्रो करा, सरप्लस फूड उनको मिलने लगा। सरप्लस फूड मिला तो अब खाने की पूर्ति तो होने लगी, तो उन्होंने अदर ऑक्यूपेशंस पे अपना जो है वो माइंड शिफ्ट करा। अब जब अदर ऑक्यूपेशंस पे शिफ्ट करा तो इसी के बाद से जो है तो कल्चर डेवलप होगा। कल्चर का डेवलपमेंट भी इसी वजह से होता है, जब ह्यूमन और चीज़ों पे ध्यान लगाता है अपना कल्चर में डेवलपमेंट में यही आता है कि उन्होंने दूसरी एक्टिविटीज़ जैसे बैंगल्स का फॉर्मेशन हो गया, पोट्री का फॉर्मेशन हो गया, पेंटिंग होगी, इन सब चीज़ों पे अपना ध्यान लगाया, तो फिर इनकी कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। अब जब कल्चर इजिप्ट में अच्छे से डेवलप हो गया तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आगे डिफ्यूज होने लगा। तो इन्होंने इस तरीके से नाइल रिवर में बार्ले की जो प्रेजेंस थी उस बेसिस पे इन्होंने इजिप्ट को जो है वो ओरिजिन पॉइंट माना था। इन्होंने एविडेंस भी दिए थे, इन इस बेसिस पे ये कह रहे थे क्योंकि इजिप्ट के जो पिरामिड्स थे उनकी जैसे सिमिलर जो स्ट्रक्चर्स थी उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मिलती है। जैसे ये इजिप्ट के पिरामिड्स को कंपेयर करते हैं अमेरिकन ब्यूरियल माउंट से, कंबोडिया और बाली में जो इनको टेम्पल मिले हैं उससे, और कंबोडिया और बाली में पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर भी मिले हैं। जापानीज पगोड़ा से इसको वो कंपेयर करते हैं, और ये मायन सिविलाइजेशन जो पेरू में है उसको भी ये इससे कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि सब ये जो चीज़ें हैं वो इजिप्ट के पिरामिड से ही ओरिजिनेट हुई हैं। और इन्होंने अपनी ये जो थ्योरी दी थी वो अपनी एक बुक में दी थी। इसको थ्योरी को नाम दिया था पैन इजिप्टियन थ्योरी, पैन इजिप्शियन थ्योरी, जो ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन नामक बुक में इन्होंने मेंशन करी थी। नेक्स्ट जो इस स्कूल के थिंकर आते हैं वो है विलियम जेम्स पेरी। इन्होंने बेसिकली अपनी कोई थ्योरी नहीं दी थी, ये स्मिथ के ही फॉलोअर हैं। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी द चिल्ड्रन ऑफ द सन। द चिल्ड्रन ऑफ द सन में ये सन की वर्शिप के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये कहते हैं कि सन वर्शिप इजिप्ट में भी देखी जा सकती है, सन वर्शिप इंडोनेशिया में भी पाई गई, और इंडिया और नॉर्थ अमेरिका में भी पाई गई। तो इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में भी सन वर्शिप का पाया जाना सिग्निफाई करता है कि कहीं से तो सन वर्शिप ओरिजिनेट हुआ था और फिर वो डिफरेंट प्लेसेस में डिफ्यूजन होके वो जो कल्चरल रेट है वो स्प्रेड आउट हो गया। तो ये इजिप्ट को उसके पिरामिड्स के महत्व की वजह से ये बताते हैं कि इजिप्ट से ये जो सन वर्शिप का कंसेप्ट है वो ओरिजिनेट हुआ होगा, इसलिए स्मिथ को उसकी थ्योरी पैन इजिप्शियन थ्योरी में सपोर्ट करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट थिंकर इसमें आते हैं W.H.R. रिवर्स। W.H.R. रिवर्स ने अपनी बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ मेलेनेशियन सोसाइटी, जिसमें अपने ये मेलेनेशिया की स्टडी को एक्सप्लेन करते हैं। मेलेनेशिया में इन्होंने मेलेनेशियन पीपल के पास देखी थी कैनॉय बोट्स। कैनॉय बोट्स मेलेनेशियन की पीपल के पास थी, बट उसको बनाने की टेक्निक मेलेनेशियन पीपल को उस टाइम पे नहीं आती थी जब W.H.R. रिवर्स ने मेलेनेशियन सोसाइटी को स्टडी करा था। तो फिर
इन्होंने ये एज्यूम करा, ये थ्योरी दी कि कैनियोई बोर्ड्स का जो कंसेप्ट है वो बाहर से कहीं से मेलेनेशियन रीजन के लोगों के पास आया होगा। उन्होंने उस टाइम पे उन बोर्ड्स को डेवलप कर लिया होगा, और बाद में जब वहाँ से फिर वो डिसइंटीग्रेट हो गया तो इनको इनके पास बोर्ड्स तो थी, बट उन बोर्ड्स को बनाने की टेक्निक इन लोगों के पास नहीं थी। ये भी डिफ्यूजन के कंसेप्ट की एक थ्योरी को सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट इन्होंने ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस सोसाइटी का एग्जाम्पल देते हुए ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की देखी जा सकती हैं। कहीं तो उन्हें दफनाया जाता है, कहीं उन्हें जलाया जाता है, कई कई उनको मृत लोगों को। और ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया की इस तरह से हो सकती है कि लोगों का जो डिफ्यूजन है, कुछ इंडिजिनियस पीपल हैं जो वहाँ की जो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो कर रहे होंगे, कुछ बाहर से लोग आए होंगे, उन्होंने अपने कल्चर को डिफ्यूज़ करा, इस वजह से ये प्रैक्टिसेस हो रही होंगी जो डिफरेंट क्रिमेशन की प्रैक्टिसेस हैं, ब्यूरल की प्रैक्टिसेस हैं। तो इस वजह से ये एक्सप्लेन करते हैं कि कल्चर का डिफ्यूजन होता है। फिर नेक्स्ट ये देते हैं थ्योरी ऑफ डीजनरेशन या डिस्टेंस डिके। ये थ्योरी कहती है कि मान लीजिए कोई कल्चर है, कल्चरल ट्रेट है सी, वो कल्चरल ट्रेट जैसे जैसे उस जियोग्राफिकल एरिया से दूर जाता जाएगा तो वो कल्चरल ट्रेट जो है वो डिसइंटीग्रेट होता जाएगा। मान लीजिए कल्चरल ट्रेट है सी, यहाँ से इतनी दूरी पे अगर ये जाता रहा तो यहाँ पे इसका प्रेलेवेंस थोड़ा इस सी के कंपैरिजन में कम होगा, इसका और भी ज़्यादा कम होगा। तो जितनी जितनी ज़्यादा दूर जाता जाएगा उसका प्रेलेवेंस जो है वो कम होता जाएगा। तो ये है थ्योरी ऑफ डीजनरेशन या डिस्टेंस डिके। डिस्टेंस के साथ साथ उस कल्चरल ट्रेट का डिके होता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर हम इस पूरे स्कूल की क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। इसको अगर क्रिटिसाइज करें तो ऑब्वियसली इसके क्रिटिसिज्म हम खुद ही, जैसे इस अगर थ्योरी को हम अच्छे से खुद समझ जाएं तो हम अपने आप से इसके क्रिटिसिज्म को बना सकते हैं। जैसे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई ह्यूमन का, जैसे इन्होंने ह्यूमन माइंड को अनइन्वेंटिव माना, तो ह्यूमन माइंड कहीं भी सारे जियोग्राफिकल एरियाज में अनइन्वेंटिव कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ इजिप्ट के लोग ही कोई कल्चर को डेवलप करें और वहाँ से सारे एरियाज में स्प्रेड आउट हो? दूसरे जियोग्राफिकल एरियाज का भी अपना कोई कल्चर हो सकता है। तो इसी वजह से ये क्रिटिसाइज होते हैं। हीलियोसेंट्रिक नेचर मतलब एक ओरिजिनल पॉइंट से सारे पॉइंट्स में स्प्रेड आउट होना, तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन माइंड अनइन्वेंटिव नहीं हो सकता, ह्यूमन माइंड हमेशा इन्वेंटिव, ह्यूमन माइंड कभी भी अनइन्वेंटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा से इन्वेंटिव रहा है। और ये जो स्कूल है वो कल्चरल इवोल्यूशन को भी कंसिडर नहीं करता कि कल्चर जो है वो विद टाइम इवॉल्व होगा, तो ये इवोल्यूशन भी होता ही है, उसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से भी इस स्कूल का क्रिटिसिज्म करा जा सकता है, और इजिप्ट सेंट्रिक होना भी एक तरह का क्रिटिसिज्म है ही। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस डिफ्यूजनिज्म का स्कूल, जिसमें हमने ब्रिटिश स्कूल को पढ़ लिया है। नेक्स्ट